नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज के ऊपर बात करेंगे। इस न्यूज को कवर किया था द हिंदू ने अपने पेज नंबर 1 पर, और ये आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 1 में शामिल होगी। न्यूज ये है कि असम के मोइदम, जिन्हें भारत के पिरामिड के रूप में जाना जाता है, को नई दिल्ली में चल रहे विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान 43वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। अब इसके विषय में बात कर लेते हैं। यह ऐतिहासिक मान्यता मोइदम को विश्व धरोहर सूची में चिन्हित होने वाला पहला सांस्कृतिक स्थल और उत्तर पूर्व से तीसरा समग्र स्थल बनाता है। दो अन्य काजीरंगा और मानस हैं, जिन्हें वर्ष 1985 में प्राकृतिक विरासत श्रेणी के तहत चिन्हित किया गया था। भारत अब विश्व धरोहर स्थलों की सबसे अधिक संख्या के मामले में विश्व स्तर पर 6वें स्थान पर आ गया है। असम के मोइदम के विषय में बात कर लेते हैं। चराईदेव के मोइदम भव्य मिट्टी के टीलों की एक श्रृंखला है जो अहोम राजवंश के लिए दफन स्थलों के रूप में काम करते हैं। ये संरचनाएं 13वीं शताब्दी की हैं और ताई अहोम लोगों की जटिल अंत्येष्टि प्रथाओं और ब्रह्मांड संबंधी मान्यताओं को प्रदर्शित करती है। मोइदम की विशेषता उनके अर्धगोलाकार ईंट की संरचना और धनुषाकार प्रवेश द्वारों वाली अष्टकोणीय सीमावर्त दीवारें हैं। अब बात कर लेते हैं कि चराईदेव के मोइदम को ही क्यों चुना गया है। वैसे तो पूर्वी असम में जोरहट से लेकर डिब्रूगढ़ तक क्षेत्र तक मोइदम फैले हुए हैं, लेकिन चराईदेव में विशेष रूप से केवल अहोम वंश के मोइदम बने हैं, जिस वजह से यहीं के मोइदम चुने गए। चराईदेव में चे का मतलब है शहर या कस्बा, रई का मतलब है चमकना और दोई का मतलब है पहाड़ी। चराईदेव का अर्थ पहाड़ी के ऊपर स्थित चमकता शहर होता है। माना जाता है कि वर्ष 1253 में अहोम वंश के प्रथम राजा सुकाफा ने चराईदेव को पहली राजधानी स्थापित किया था। अहोम की सत्ता का यह प्रतीकात्मक केंद्र बनी रही। अब बात करते हैं अहोम समुदाय के लिए पवित्र हैं ये स्थान के हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार पद्धति को शुरू कर दिया था। इन लोगों के लिए चराईदेव का मोइदम बहुत पवित्र स्थान होता है। शायद इसलिए ये लोग 18वीं शताब्दी में दाह संस्कार के बाद राख को चराईदेव के मोइदम में ले जाकर दफनाते थे। अब बात करते हैं कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं ये मोइदम पर्यटकों के बीच आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। वैसे तो इस क्षेत्र में 150 से अधिक मोइदम हैं, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वे द्वारा केवल 30 ही संरक्षित हैं, जबकि तमाम जीर्ण अवस्था में पहुंच गए हैं। चराईदेव मोइदम पर बने दस्तावेज बताते हैं कि ऐसी समाधि स्थल पूरे पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में देखे गए हैं, लेकिन चराईदेव में मोइदम का समूह अपने आकार, संख्या और ताई अहोम की सबसे पवित्र भूमि में स्थित होने के कारण खुद को अलग करता है। अब हम लोग अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। अगली न्यूज है द हिंदू ने इसको कवर किया था पेज नंबर 9 पर अपने, और ये डिफेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये थी कि प्रधानमंत्री कारगिल युद्ध की वर्षगांठ पर अग्निपथ योजना का बचाव किया, और सरकार ने 15 जून 2022 को अग्निपथ योजना शुरू की थी, जिसके तहत पुरुष और महिला उम्मीदवारों को 3 सेवाओं के अधिकारी रैंक से नीचे कैडर में 4 वर्ष की अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जाएगा। 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष की आयु के उम्मीदवार इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। इन अग्निवीरों को अनुकूलित बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण और स्पेशल ट्रेनिंग के दौरान से गुजरना होगा, और इसके बाद आवश्यकता अनुसार अप स्केलिंग पाठ्यक्रम होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे लिए देश सर्वोपरि है, और दुष्प्रचार करने वालों ने किए हजारों करोड़ के घोटाले, और ये सब बातें प्रधानमंत्री ने कारगिल विजय दिवस पर द्रास में बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि में बोला। मोदी ने कहा कि अग्निपथ योजना का उद्देश्य सेनाओं को युवा और हरदम युद्ध के लिए तैयार रखना है, मगर मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। अग्निवीर योजना और एयरफोर्स में फाइटर विमान शामिल करने का विरोध करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने हजारों करोड़ के घोटाले कर सेनाओं को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की औसत आयु वैश्विक औसत आयु से ज्यादा होना चिंता का विषय था। ये थी पूरी न्यूज। अब हम लोग अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। अगली न्यूज भी आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। द हिंदू ने अपने पेज नंबर 10 पर इसको कवर किया था। न्यूज ये है कि भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को ही एक सांस्कृतिक विरासत समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए सहयोग बढ़ाना है। सांस्कृतिक संपत्ति समझौते सांस्कृतिक विरासत के अवैध व्यापार को रोकते हैं और लूटी एवं चोरी गई पुरातात्विक वस्तुओं को उन मूल देश में वापस करने की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं। इसको याद रखिएगा, इस एग्रीमेंट को। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ये भी आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी हुई न्यूज है। द हिंदू ने इसको कवर किया था। पश्चिम एशिया के सबसे पुराने मठों में से एक सेंट हिलारियन परिसर को गाजा में युद्ध के कारण खतरे में पड़े विश्व धरोहर स्थलों की यूनेस्को सूची में डाल दिया गया है। यूनेस्को ने कहा कि 4वीं शताब्दी से चली आ रही इस जगह को
फिलिस्तीनी अधिकारियों की मांग पर खतरे में पड़ी सूची में डाला गया है और आसन्न खतरों का हवाला दिया गया है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। इसको ऑल इंडिया रेडियो ने इस न्यूज को कवर किया था। डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित न्यूज है ये, जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये थी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ने बैंकॉक थाईलैंड में गुरुवार 25 जुलाई 2024 को वर्ष 2024-25 के लिए एशिया आपदा तैयार केंद्र यानी एडीपीसी की अध्यक्षता चीन से संभाल ली है। पहले इसका अध्यक्ष चीन था एडीपीसी का फुल फॉर्म आप जानते हैं, एशिया डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर। एडीपीसी एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम में कमी और जलवायु प्रतिरोध का निर्माण करने के लिए सहयोग और क्रियान्वयन करता है। भारत और इसके 8 पड़ोसी देश बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड एडीपीसी के संस्थापक सदस्य देश हैं। याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कि एडीपीसी के कितने सदस्य देश हैं, तो ये सारे देशों को नाम उल्लेख कर दीजिएगा आप लोग। अब हम लोग अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। इसको पीआईबी ने कवर किया था और इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है ये। न्यूज ये है कि भारत का पहला एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा केंद्र मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित किया जाएगा ताकि देश के कृषि निर्यात यानी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्षमताओं को बढ़ावा मिल सके। यह लॉजिस्टिक को व्यवस्थित करेगा और एक्सपेंडिचर यानी अनावश्यक खर्च को कम करेगा। यह कृषि उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह किसानों को सशक्त बनाने और भारत के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुविधा गैर बासमती चावल, मक्का, मसाले, प्याज और गेहूं जैसी प्रमुख वस्तुओं के निर्यात के लिए कार्य करेगी। अब हम लोग अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे अपने। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बिम्स्टेक समूह की बैठक के दौरान म्यांमार के अपने समकक्ष एडमिरल मो आंग से मुलाकात की। बिम्स्टेक की अगर बात करें, इसका फुल फॉर्म है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, यानी बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच एक अनूठी कड़ी है जिसमें दक्षिण एशिया से 5 सदस्य बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया से म्यांमार और थाईलैंड 2 सदस्य हैं। साथियों, शनिवार के दिन न्यूज थोड़ी कम रहती है, इसलिए आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और न्यूज के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।